Good evening everyone. My name is Ujjwal Barthwal and I am physics faculty at SASG Education Hub. तो अब हम इस फोर्स की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दिए थे। पहले वाले में बेसिक आइडिया दिया था फोर्स का कि फोर्स क्या होता है। फिर आपके 2 टाइप ऑफ फोर्स बताए थे, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर सेकेंड वाले लेक्चर में क्या बोला था कि फोर्स मेज़र किससे होता है, फोर्स का जो मेजरमेंट होता है। उसके बाद हमने पढ़े थे 2 टाइप के फोर्स जो थे, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स के कंडीशन में आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो रेस्ट पे ही रहता है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहता है अगर वो जैसे पहले मूव कर रहा था। लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे तो उसका या मोशन में चेंज आएगा, या तो वो क्या होगा, रेस्ट पे आ सकता है, मोशन से रेस्ट पे आ सकता है, या तो वो अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है, या तो वो ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट में है और उसमें अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो मोशन में आ सकता है। तो ये सब क्या थे, आपके कॉन्सिक्वेंसेस थे किसके, अनबैलेंस फोर्स के। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। उससे पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि आपको न्यूटन के 3 लॉज देख के आने पड़ेंगे। इसी चैनल में हैं सारे वीडियोस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बाद ये वाला टॉपिक आता है आपका, ठीक है। देखिए ये अभी नया नया ऐड हुआ है आपकी बुक में, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये पहले 11th के क्लास में था ये टॉपिक, अब 9th क्लास में इन्होंने ऐड करा है। तो अगर आपको ये आपको सिचुएशन दिख रही है, 2 मास हैं और इन दोनों मास को किससे जोड़ा हुआ है, एक स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है। और ये जो M2 वाला मास है इसको आपने एक फोर्स से क्या करा हुआ है, फोर्स आपने इस पे लगाया M2 वाले मास पे। तो आपको ये बताना है पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अगर आपको ये बताना पड़े कि ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक ट्रिक लगानी पड़ेगी जो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। और अगर ये ट्रिक आप नहीं लगाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो 11th में आप कैसे करते हो, 11th में आपको बनाना चाहिए क्या, न्यूटन का एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए आपको, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाते हो तब क्या होता है, देखिए ये M2 मास है, तो कोई भी मास है, मैंने आपको बोला था उस पर नीचे को क्या लगता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये M2 मास पे नीचे को क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा M2 जी। सिमिलरली इस M1 पे भी क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स M1 जी, ठीक है। और ऊपर क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। मैंने कहा था ये अगर इस सरफेस के कांटेक्ट में है तो एक कांटेक्ट फोर्स लगता है जो कि होता है आपका नॉर्मल। सिमिलरली इस पे भी क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है और वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाते हैं, आपके बैलेंस फोर्स हो जाते हैं। तो इस बैलेंस फोर्स की कंडीशन में ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक फोर्स लग रहा है यहाँ, अब स्प्रिंग के कारण या स्ट्रिंग के कारण एक क्या लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स का एक और एग्जाम्पल था आपका टेंशन फोर्स। कब लग रहा है, या तो आपकी स्प्रिंग है या तो आपकी स्ट्रिंग है, उस केस में आपका क्या लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। अगर मैं इसके इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इसकी मैं इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, एक F फोर्स इधर को लग रहा है और एक टेंशन फोर्स किधर को लग रहा है, इधर को, ठीक है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ मैं F माइनस टी इक्वल्स टू, अब ये इसका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। अब सेकंड लॉ आप पढ़ोगे, रिजल्टेंट फोर्स F होता है आपका किसके इक्वल होता है, M इंटू ए, ठीक है। तो इस F माइनस टी क्या है, आपका रिजल्टेंट फोर्स है, इसको मैं रिजल्टेंट बोल देता हूँ FR। तो FR आपका क्या है, F माइनस टी, ये किसके इक्वल होगा, आपका MA के इक्वल। M कितना है आपका इस केस में, M2। तो F माइनस टी आपका किसके इक्वल आ गया, M2A। सिमिलरली इस M1 वाले मास पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक टेंशन फोर्स लग रहा है जो कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, और कोई इस पे फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका अगर आप इसका अगर आप न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशन लिखोगे तो कैसा आएगा, T और कोई फोर्स लग रहा है इस पे नहीं, तो इस पे एक ही फोर्स है T, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका M1A। तो यहाँ से T आपका किससे इक्वल आ गया, M1A के। तो आप इस वाली चीज़ को यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आपका F माइनस टी की जगह क्या लिख सकते हो आप, M1A इक्वल्स टू M2A। यहाँ से आप F को क्या लिख सकते हो, M2A प्लस M1A, ठीक है। तो F क्या आ गया यहाँ से आपका M1 प्लस M2 इंटू ए। यहाँ से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है इस पूरे सिस्टम का तो आप कैसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2। तो ये तो क्या था, आपका एक लंबी ट्रिक थी। अगर आप ऐसा करना चाहो, ऐसा आप किस में करते हो, क्लास 11th में आपको ऐसे निकालना पड़ता है,
एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है आपका F/m1+m2। बट आपके क्लास में क्या दिया हुआ है, एक शॉर्ट ट्रिक दी हुई है कि अगर आपका एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 boxes m1 and m2 are connected by a light string on a frictionless surface. A force F pulls box 2 to the right. The string exert a tension T. तो इसमें अप्रोच क्या होती है आपकी कि ये जो आपको टेंशन फोर्स दिख रहे हैं, मैंने आपको बोला था जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि ये जो टेंशन फोर्स दिख रहा है, एक टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में और एक टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों टेंशन फोर्स क्या है, इक्वल है एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो दीज टू टेंशन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैंने आपको बोला था ये किसका एग्जांपल हो गया, बैलेंस फोर्स का, बैलेंस्ड फोर्स का। तो अगर ये बैलेंस्ड फोर्स है तो बैलेंस फोर्स की कंडीशन में आपका रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो। कितना, रिजल्टेंट विल बी जीरो, रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो अगर रिजल्टेंट जीरो आ रहा है यानी इन टेंशन फोर्स के कारण कोई फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है, दोनों टेंशन फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसल आउट कर दिया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ट्रीट बोथ बॉक्सेस एज वन सिस्टम, द ओनली एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एफ। तो जो ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों टेंशन फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। जैसे यहाँ पे नीचे क्या लग रहा था, m1g ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स ड्यू टू दिस सरफेस, इस सरफेस के कांटेक्ट में है इसलिए एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लग रहा है, m2g फोर्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड और ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है क्योंकि ये सरफेस के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे भी बैलेंस फोर्स लग रहा है, इस n ने इस m1g को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इक्वल है बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। सिमिलरली ये दोनों इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। तो अगर इस केस में क्या कंडीशन हो रही है, बैलेंस फोर्स की कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ये दोनों टेंशन फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस पूरे सिस्टम पे अगर आप इस पूरे को एक ही सिस्टम मान लो तो इस पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि कितना है, आपका एफ है, ठीक है। तो इस पूरी कंडीशन को आप कैसे कर सकते हो, आप इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम जैसे ट्रीट कर सकते हो। मतलब क्या हुआ आपका, आप ऐसा समझो एक बड़ा सा मास ले लो आप, अब इसका मास कितना हो गया, m1 + m2 और इसको आप F4 से खींच रहे हो, ठीक है। इसको आपने क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। इसको आपने क्या कर दिया कि ये दोनों मास, इनके बीच में कोई स्ट्रिंग नहीं है। क्यों नहीं है, आपने इन दोनों स्ट्रिंग को क्या कर दिया, इन दोनों स्ट्रिंग में जो फोर्स लग रहा था उन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो आपने इस पूरे को एज अ होल एक सिस्टम जैसे ट्रीट कर लिया कि इन दोनों का मास आपने ऐड कर दिया और इसको आप F4 से क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। तो अब आपको पता है सेकंड लॉ से F किसके इक्वल होता है, आपका ma के इक्वल। अब F आपका किसके इक्वल आ जाएगा, m कितना है यहाँ पे आपका, m1 + m2 इंटू a। यहाँ से a कितना आएगा आपका, F/m1 + m2। तो यही इस कंडीशन में भी आ रहा था जब मैंने वो पुरानी वाली अप्रोच से निकाला था, लंबी वाली अप्रोच से, और यही इस शॉर्ट वाली अप्रोच से भी आ रहा है। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है आपका, F/m1 + m2। तो ऐसा आपने क्यों ट्रीट करा, क्योंकि ये क्या है, आपके पहली बात तो टेंशन फोर्स आ रही है और इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। एक होता है आपका एक्सटर्नल फोर्स, एक होता है इंटरनल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स यानी जो आपने लगाया, एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया। इंटरनल फोर्स क्या, क्योंकि ये स्ट्रिंग मौजूद थी उसके कारण आपका क्या जनरेट हो रहा है, इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है। इसमें आपने कोई हेल्प नहीं करी, इस इंटरनल फोर्स में ये अपने आप जनरेट हुआ। तो दीज इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। उसके कारण आपका क्या होता है, बैलेंस फोर्स की कंडीशन होती है। उसके कारण आप इस पूरे सिस्टम को एज अ होल एक सिस्टम जैसे ट्रीट कर सकते हो और इन दोनों का मास आप क्या लिख सकते हो, m1 + m2 और इसको एक एक्सटर्नल फोर्स से खींचा गया है जो कि है F। तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो जो कि आएगा F/m1 + m2। अब इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आपकी पुली होती है, पुली, ठीक है। अगले चैप्टर में पढ़ोगे आप पुली के बारे में, ठीक है। वर्क एंड उसमें सिंपल मशीन वो भी नया ऐड हुआ है आपका, ठीक है। ये आपका पुली है, एक m1 मास है और एक कौन सा मास है, m2 मास है, ठीक है। अब ये फ्रिक्शनलेस पुली है, इसको मैं बोल देता हूँ फ्रिक्शनलेस पुली, फ्रिक्शनलेस पुली। और इसका पुली का कोई मास नहीं है, मासलेस भी है। तो अब देखिए
यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक फोर्स नीचे खींच रहा है इसको, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स m1g, और इसको भी खींच रहा है एक m2g। अब यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसमें एक टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर को, और यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर को। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे को, ठीक है। आपको देखना कैसे होता है, आप ऐसे समझो आप यहाँ पे बैठ गए पुली पे, आप जब पुली पे बैठे तो आपको टेंशन किधर जाती हुई दिखेगी, नीचे को। यहाँ पे अगर आपने देखा तो टेंशन किधर को जाती हुई दिखेगी, नीचे को। लेकिन अगर आप इस मास में बैठे हो तो आपको टेंशन किधर को जाती हुई दिखेगी, ऊपर को। और अगर आप इस मास में बैठे हो तो आपको टेंशन किधर को दिखेगी, ऊपर को जाते हैं। तो दीज टू टेंशन फोर्सेस, ये भी टी, ये क्या है, आपके इंटरनल फोर्सेस है। ये फिर से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर आपको इसका क्या लिखना पड़े कि इतना एक्सेलरेशन आ रहा है, तो आप एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, आप ऐसे समझो कि आपने इसको कोई फोर्स दिया है, एफ फोर्स दिया है आपने। इसमें भी आप सिमिलर कंडीशन लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप इसमें लिख सकते हो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा आपका, F/m1 + m2। ठीक है, ये दोनों टेंशन फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपका F आ जाएगा, A आ जाएगा आपका F/m1 + m2। तो आपने इस पूरे को एज अ होल एक सिस्टम जैसे ट्रीट कर लिया। आपने क्या समझ लिया इसको, एक पुली थी, ठीक है। इस पुली पे एक ही मास लगा हुआ है बड़ा सा, ठीक है, m1 + m2, और ये कोई F फोर्स से नीचे आ रहा है। आपने क्या कर लिया, फिर एक्सेलरेशन लिख लिया F/m1 + m2। तो ऐसे ही आप पूरे एक होल सिस्टम को एज अ एक सिस्टम जैसे ट्रीट कर सकते हो। पूरे सिस्टम को आपने क्या ट्रीट कर लिया, एक सिस्टम जैसे। आपने दोनों का मास ऐड कर लिया और आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, जो थी आपकी क्या, सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दिया आपने, जो था आपका F = ma। तो वहाँ से आपने एक्सेलरेशन निकाली, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको की टेक अवे क्या है, इंटरनल फोर्सेज लाइक टेंशन कैंसल आउट विद इन द सिस्टम। यही मैंने आपको बताया, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज डिटरमाइन करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस पूरे जो स्लाइड है इसका, कि इंटरनल फोर्सेस आपके हमेशा क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही आपका एक्सेलरेशन जनरेट होता है। इंटरनल फोर्सेस आपके क्या बन जाते हैं, बैलेंस फोर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अगली साइड में बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गया आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब ये क्या बोलते हैं, पूरी जो लेक्चर था क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब जो फोर्थ चैप्टर था आपका कंप्लीट हो गया। पहले आपको इससे पहले क्या करने पड़ेंगे, 3 लॉज ऑफ मोशन देख के आने पड़ेंगे। इसी चैनल पे मिलेंगे आपको 3 वीडियोस, ठीक है। तो अब देखिए, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F, अ टेबल इज मूव अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल। अब देखिए, पहली बात क्या दिया हुआ है कि F फोर्स इस पे लग रहा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से पहले मूव कर रहा था, आपको बताना है कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है इस पे। तो F क्या था, F इज द एक्सटर्नल फोर्स, सेकेंड चीज आपको क्या पता है, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आपने पढ़ा होगा कि अब देखिए यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक आगे को F और पीछे को स्मॉल f। तो अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स लिखना पड़े, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आपका अगर बैलेंस फोर्स की कंडीशन थी, अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन थी, अगर आपके 2 फोर्सेस लग रहे हैं आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखते हो, तो आप FR लिखते हो, क्या लिखते हो, F - F स्मॉल f लिखते हो। ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन होता था, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होते थे, ऐड होते थे। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, F - F, कैपिटल F - स्मॉल f। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आपने उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगाया है, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता हुआ दिखेगा। इस वाले केस में जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 0 आएगा, बिकॉज टेबल, जो कि ये टेबल है, डेस्क है, इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस वाले केस में आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, कि अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज आता तभी तो कुछ ना कुछ इस पर अनबैलेंस फोर्स लगता। मैंने आपको बताया था
बैलेंस फोर्स जब लगता है तो अगर आपका ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यानी इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्स हो रहा है। बैलेंस फोर्स की कंडीशन में आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या आता है, जीरो आता है। तो अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा, यहाँ पे अगर आपका एफ आर जीरो आ गया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए जीरो इक्वल्स टू कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ। तो यहाँ से आपका कैपिटल एफ किसके इक्वल आ जाएगा, आपका स्मॉल एफ पे। तो यही आंसर है आपका कि हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल, दिस इज इक्वल्स टू द कैपिटल एफ फोर्स, जिससे आप उसको खींच रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो आ रहा है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका जो टेबल है वो किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स की कंडीशन में आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, हम नोट कर सकते हैं आप इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, फॉर अ बॉल मूविंग ऑन स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिजिकली करेक्ट। दिस जो ये बॉल है ये मूव कर रही है आपके स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो इफ नो नेट फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन द बॉल, द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल रिमेन द सेम स्लैश इंक्रीज स्लैश डिक्रीज। आपको ये बताना है अगर इस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो क्या इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्या बताया था मैंने, यही तो आपका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है आपका, कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट मोशन, आपका ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो वो सेम वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट एट मोशन विल रिमेन एट मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ है। तो आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा ही नहीं, तो उसके कारण जो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा। तो इस वाले केस में क्या होगा, इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड, तो आपका आंसर क्या होगा, आपकी वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन सेम। ठीक है, वेलोसिटी क्या रहेगी बॉल की, सेम रहेगी। तो आंसर क्या हो गया इसका, सेम। सेकेंड है, इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल रिमेन द सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अब वो बोल रहा है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में आपने क्या लगाया, इस पर एक फोर्स लगाया। उसी डायरेक्शन में आपने क्या लगाया, इस पर एक फोर्स लगाया। यानी अगर ये इधर को मूव कर रहा है, मैं ऐसे मान लूँ इधर को मूव कर रहा है, तो मैंने इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया इस पर। तो अब मैंने बोला था वेलोसिटी ऑफ बॉल कब चेंज होगी, जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओ। तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ। अब इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो यानी नो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट ऑन दिस बॉल, ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल विल बी कैपिटल एफ, जो कि आपने लगाया है। तो उसके कारण इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। मैंने फर्स्ट लॉ में क्या था, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओ तब तक कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है विच इज इक्वल टू कैपिटल एफ, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा और वो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। वेलोसिटी की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब थर्ड केस देखिए, इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंक्रीज इसका आंसर। इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन अ डायरेक्शन opposite to the direction of its motion, the magnitude of the velocity of the ball will remain the same, increase or decrease। अब आपने जो नेट फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, जिस डायरेक्शन में ये बॉल मूव कर रहा था। तो इधर आपने पहले इधर लगाया, अब आपने किधर को लगाया, ये थर्ड केस के लिए। अब देखिए जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था आपने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो अब इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा फिर से, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो नहीं है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन है। तो इसकी वेलोसिटी में कैसे चेंज आएगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि आपने इसके मोशन को क्या करा है, अपोज करा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के। कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं होगा क्योंकि स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, इस वाले केस में भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो गया। तो इससे क्या पता लगता है आपको कि अगर आपका कोई फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर आपका जो फोर्स है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट लग रहा है
तो आपकी वेलोसिटी बॉडी की जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप लिख सकते हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं। टू ब्लॉक्स P and Q on smooth horizontal surface are shown in figure this and this. Two forces of magnitude 4 Newton and 5 Newton are acting in opposite direction of block P while block Q is moving with a constant velocity. Okay? तो ये दो forces act हो रहे हैं, इस पे और इस पे कोई force act नहीं हो रहा। This P1 has two forces acting in opposite direction, as जो Q1 है it is moving with constant velocity, so no external forces acting on that object. ओके तो अगर आपको इस वाले केस में रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़े, मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स निकालने की कंडीशन क्या है और रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हो आप। मैंने आपको बताया था दीज टू फोर्सेस आर ऑपोजिट इन नेचर, मतलब इन दोनों का जो क्या है डायरेक्शन है वो है ऑपोजिट। तो अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पिछले लेक्चर देख के आइएगा, उसमें क्या था 5 - 4 कितना आ गया, 1 आ गया। कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस वाले डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फोर्स बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में ही लगेगा। तो कितना है इनके बीच का डिफरेंस, 1। किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इसके कारण इसमें क्या चेंज आएगा, अगर ये क्या कर रहा था, पहले मूव कर रहा था, लिखा हुआ है ना आपका, टू फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन ब्लॉक P व्हाइल ब्लॉक Q इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स एंड Q डज नॉट एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स। तो ये सही कंडीशन है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, सो ब्लॉक Q will move with a constant velocity। ठीक है, तो आपका ब्लॉक Q हमेशा ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें जो लिखा हुआ है P एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स एंड Q डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, जो कि सही है। P ने कितना एक्सपीरियंस करा नेट फोर्स, 1 न्यूटन का, और इसने कितना एक्सपीरियंस करा, 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो ही नहीं रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या आपका सही है। ठीक है, और बाकी तो गलत ही होंगे इसमें, कि एक ही ऑप्शन सही था इनमें से। बाकी क्या था, P डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स एंड Q एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, ये वाला ऑप्शन तो गलत है। P ने एक्सपीरियंस करा नेट फोर्स कितना, 1 न्यूटन का। फिर क्या है, बोथ P एंड Q एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, ये भी गलत है, Q ने तो करा ही नहीं नेट फोर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, और नाइदर P नॉर Q एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, ये भी गलत है, P ने करा है एक्सपीरियंस नेट फोर्स। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। While practicing for the snake boat race in Kerala, 100 oarsmen are rowing in a boat together. Out of these, 95 rows backward to propel the boat forward, but by mistake 5 oarsmen row in opposite direction. If each oarsman applies a horizontal force of 200 Newton, what is the net force on this snake boat? Ignore drag forces, air friction, etc. अभी होता है रेस, आपने देखी होगी, टीवी पे आती थी पहले, कि ये जो 100 क्या है जो बोट में बैठे रहते हैं, रेस हो रही है इनकी। अब ये 100 लोग ऐसे बैठे होते थे। अब ये यहाँ पे क्या लग रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, ये पीछे के डायरेक्शन में रो कर रहे हैं और उसका आपको मोमेंटम किधर को लग रहा है, उसका आपका रिजल्टेंट फोर्स किधर को आ रहा है, आगे को आ रहा है। तो ये 100 लोगों ने पीछे को फोर्स लगाते थे और बोट किधर को मूव करती थी, आगे को मूव करती थी, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, पीछे। रिजल्टेंट एक्शन पीछे को है, रिएक्शन किधर को है, आगे को है। लेकिन अब क्या हुआ, 95 लोग तो पीछे को फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन 5 लोगों ने क्या करा, उल्टा फोर्स लगाया। ठीक है, ऐसे चलाने की जगह वो कैसे चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं। तब इन जो इसमें यानी 95 लोगों के कारण बोट आगे को बढ़ रही है और 5 लोगों के कारण बोट किधर को जा रही है, पीछे को जा रही है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। क्या आएगा इस केस में, रिजल्टेंट फोर्स। उसी के कारण आपको पता लगेगा कि ये पूछा हुआ है ना आपसे, यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ दीज प्रोपेल फॉरवर्ड बाय मिस्टेक। तो आपको निकालना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा इस वाले केस में, टोटल फोर्स कितना आएगा, एक्ट होगा। अब एक जो बंदा फोर्स लगा रहा है वो कितने का लगा रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन का। तो अब 95 लोग कितने का लगाएंगे, इफ 1 person
applies a force of 200 Newton, so 95% will apply a force of, कितने का फोर्स लगाएंगे आप? एक बंदा जब 200 न्यूटन का लगा रहा है, 95 लोग कितने का लेंगे? 95 इंटू 200, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका? 95 इंटू 200। इसकी डायरेक्शन क्या है? ये पीछे को लगा रहे हैं तो बोट का रिएक्शन किधर को है? आगे को। तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है 95 इंटू 200, ये किधर को लग रहा है? आगे को लग रहा है। लेकिन 5 लोग किधर को फोर्स लगा रहे हैं? आगे को लगा रहे हैं, तो बोट का रिजल्टेंट किधर को आएगा? पीछे को आएगा। तो एंड 5% आर अप्लाइंग force in forward direction, so net force will be, इन 5% के कारण नेट फोर्स कितना होगा आपका? 95 के कारण इतना था, 5 के कारण कितना होगा? 1 लगा रहा है 200 का। ठीक है। अब आपको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं ब्लैक से बना दूँ यार, दिख रहा है आपको? 95 लोग का जो रिजल्टेंट लग रहा है, जो उसका रिएक्शन फोर्स है वो आगे को आ रहा है, और 5 लोगों का जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो पीछे को लग रहा है। मैं क्यों लगा रहा हूँ? न्यूटन का थर्ड लॉ। इन्होंने करा रो फॉरवर्ड करा, लेकिन उसका रिएक्शन फोर्स किधर को लग रहा है? पीछे को लग रहा है। इन्होंने रो करा बैकवर्ड, उसका रिएक्शन फोर्स किधर को लग रहा है? आगे को। तो अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़े, मैंने आपको बताया था फिर से अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन है, दोनों फोर्सेस क्या लग रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनके डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो आप डिफरेंस लो इनका। पहला फोर्स लग रहा है 95 इंटू 200, जो लग रहा है आगे को, और पीछे को फोर्स लग रहा है आपका 5 इंटू 200। तो एफ आर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 200, अंदर बचेगा आपका 95 माइनस 5, जो कि आपका इक्वल किसके होगा? 200 इंटू कितना होगा? 90। ये कितना आ जाएगा आपका? 9 2 जा 18 और 1 2 3। तो आपका आंसर आ गया। रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है? 18,000 न्यूटन। ठीक है। तो जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है, ये बोर्ड जो आगे को मूव कर रही है, कितने फोर्स एक्ट हो रही है? 18,000 न्यूटन से आगे बढ़ रही है वो। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम क्या करेंगे? और क्वेश्चन करेंगे। 16 क्वेश्चन है इसमें। 8 to क्या करेंगे हम? 5 to 8 करेंगे। ऐसे ये 3 पार्ट में आएगी वीडियो। थैंक यू।